हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट। तो हम पढ़ रहे थे लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर। उसमें हमने हेनरीज लॉ के बारे में बात करी थी पिछले लेक्चर में। आज हम हेनरीज लॉ और डाल्टन्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इनके बीच के डिफरेंसेस हम ये देखेंगे कि कब हम हेनरीज लॉ अप्लाई करेंगे और कब हम डाल्टन्स लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है। कई बार क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में हमें दोनों लॉज लगाने पड़ते हैं। तो हमें जब पता नहीं होता है तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हमसे। ठीक है, तो फिर हम एक बार पढ़ लेते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में। तो देखो, हेनरीज लॉ तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हेनरीज लॉ क्या होता है। ये ना सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कैसे है वो बात करता है। मतलब कि गैस की जो सॉलिबिलिटी है ना, वो जो गैस की सॉलिबिलिटी है वो लिक्विड सॉल्वेंट में किस तरीके से होता है, वो हेनरीज लॉ बताता है। जैसे जैसे आप प्रेशर ऑफ गैस को बढ़ाओगे वैसे वैसे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस को गैस के केस में हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। ठीक है। देखो, फिर जब प्रेशर ऑफ जो गैस है, ये अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे ना, तो यहाँ पे के एच आ जाएगा। तो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस या फिर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। अब हमें पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन तो यूनिटलेस होता है, क्योंकि मोल अपॉन टोटल मोल ही तो होता है। दोनों मोल मोल होता है तो कैंसिल होकर ये यूनिटलेस होता है। तो जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर का यूनिट होगा वही के एच का भी यूनिट होगा। ठीक है। तो ये हेनरीज लॉ है कि गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में कैसे होती है, ये हेनरी लॉ बताता है। अब डॉल्टन्स लॉ पे आते हैं। देखो, डॉल्टन्स लॉ क्या होता है। ये डॉल्टन्स लॉ जो होता है वो ना हम नॉन रिएक्टिव गैसेस के लिए लगाते हैं। जो भी गैसेस होंगी वो रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, तभी डॉल्टन्स लॉ एप्लीकेबल होगा। है ना। देखो, जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं ना। एक कोई कंटेनर है, ठीक है, उसमें दो गैसेस है, एक ए है और बी है ना। तो हम ये दोनों गैसेस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग गैसेस है। ठीक है। दोनों गैसेस ही है ना, गैस इन गैस। तो इसमें हम मान लो पार्शियल प्रेशर किसी एक गैस का। देखो, पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये हम देख लेते हैं पहले ना। पार्शियल प्रेशर ये होता है, जैसे मान लो बहुत सारी गैसेस है, मान लो इसमें तीन गैसेस है, ए बी और सी। ठीक है। इस कंटेनर में मान लो तीन गैसेस हैं। तो हमें गैस ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर होता क्या है, मैं ये डिस्कस करूंगी पहले। पार्शियल प्रेशर जो होता है, अगर मान लो तीन गैसेस हैं अगर, तो अगर हमें मान लो ए गैस का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ए का निकालना है ना, तो ये गैस कितना प्रेशर लगाएगी इस कंटेनर के वॉल पर कितना प्रेशर लगाएगी ये गैस, जब ये गैस अकेले ही इस कंटेनर में प्रेजेंट हो, ये दोनों ना हो, तब ये गैस जितना प्रेशर लगाएगी वही इसका पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है, ये होता है पार्शियल प्रेशर। तो अभी हम मान लो कंटेनर में दो गैसेस थे, ये दोनों नॉन रिएक्टिंग है, तो यहाँ पे डॉल्टन्स लॉ एप्लीकेबल होगा, और चूंकि ये गैसेस गैसेस है तो एप्लीकेबल होगा। अब हम देखेंगे कि जो ए गैस है उसका हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, अगर मान लो हमें ए का निकालना है, तो हमने फिफ्थ चैप्टर में पढ़ा था ना, 11th क्लास के फिफ्थ चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था ना। उसमें हमने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। है ना। तो यहाँ से हम प्रेशर इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन में वी हो जाएगा ना। तो यही है पार्शियल प्रेशर या इंडिविजुअल प्रेशर। हम ए का निकालेंगे तो पी इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकाल देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। तो देखो, टोटल प्रेशर निकालेंगे तो पी ए प्लस बी, ये है, ये टोटल प्रेशर है ना। अब देखो, मान लो हमने प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस जो है और टोटल प्रेशर को अगर हम डिवाइड करेंगे ना ऐसे, तो एन ए अपॉन ये, तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ इस गैस का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है। तो देखो, कुल मिला के जो डॉल्टन्स लॉ है, डॉल्टन्स लॉ क्या बोलता है, डॉल्टन्स लॉ भी ये बात करता है कि देखो, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, इसको इधर ले जाओगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू एक्स ए, ये तो होगा। यानी कि डॉल्टन्स लॉ भी यही बोलता है कि पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है। मान लो जिस भी गैस का, ए की बात करें तो मोल फ्रैक्शन के बराबर ही होता है, मगर यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ना, वो पी टोटल होता है। ठीक है। यहाँ पे जब पी गैस, मान लो पी गैस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो पी टोटल होगा इनटू मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है। तो ये डॉल्टन्स लॉ जो होता है, ये भी सेम डॉल्टन्स लॉ। देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है ना। बस यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह पी टोटल आ गया है।
तो जो डॉल हेनरीज लॉ था, हेनरीज लॉ क्या था, देखो हेनरीज लॉ में गैस सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, अगर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड सॉल्वेंट में बात हो रहा है तब हेनरीज लॉ लगेगा। मगर डॉल्टन्स लॉ क्या बोलता है, डॉल्टन्स लॉ जो होता है ना, ये गैस इन गैस, मतलब एयर, जैसे कि एयर में गैसेस प्रेजेंट है, अगर गैस में गैस प्रेजेंट है तब वहां पे डॉल्टन्स लॉ लगेगा, और वो गैसेस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, है ना। डॉल्टन्स लॉ भी सेम यही होता है कि प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ही होता है इसमें भी, बस क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अलग हो जाता है। इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका टोटल प्रेशर होता है, और इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है, केएच होता है, बाकी दोनों होता सेम है। जैसे देखो यहाँ पे मान लो, है ना, देखो मान लो, यहाँ पे देखते हैं, ये कोई कंटेनर है, ठीक है, देखो इसमें ऐसे लिक्विड सॉल्वेंट है, हम्म, और अब सोल्यूट, इसमें सोल्यूट गैसेस है, ठीक है? और यहाँ पे सारी गैसेस गैसेस ही हैं, सब गैसेस गैसेस ही हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे पूरी गैसेस गैसेस ही है ना, तो गैस इन गैस, मान लो दो तीन गैसेस हैं इसमें, तो यहाँ पे गैस और गैस में गैस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम डॉल्टन्स लॉ लगाएंगे, है ना। बट यहाँ पे देखो लिक्विड में गैस सोल्यूट है ना, तो यहाँ पर हम हेनरीज लॉ लगाएंगे, ठीक है ना, ये डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम हेनरीज लॉ लगाएंगे, यहाँ पे हम वही पी गैस इज इक्वल टू के एच इंटू नेक्स्ट गैस ये लगाएंगे, और यहाँ पे हम डॉल्टन्स लॉ लगाएंगे अपना पी टोटल वाला, पी गैस इज इक्वल टू पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है। ये तो ये दोनों में डिफरेंस है कि हेनरीज लॉ क्या होता है, गैस गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में हो तब हेनरीज लॉ लगाएंगे, और डॉल्टन्स लॉ क्या होता है, दो तीन कंडीशन होती है, क्या क्या, सबसे पहले जो गैस गैस में प्रेजेंट होना चाहिए तब लगाएंगे डॉल्टन्स लॉ, और जो वो गैसेस होंगी वो नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, दो ही कंडीशन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है देखो, एक क्वेश्चन देखो, इससे अभी दोनों लॉ समझ आ जाएंगे कि कब क्या अप्लाई करना होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द वाटर, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द वाटर, assuming that the temperature is 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टोटल प्रेशर इज 1 atm, टोटल प्रेशर यहाँ पे देखो पी टोटल दिया हुआ है 1 atm, ठीक है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज, अब ये मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का दिया हुआ है 0.78, ठीक है, के एच दिया हुआ है इतना, के एच भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर हमें ये दोनों लॉस के बारे में अच्छे से नहीं पता है ना, तो फिर हमें लगेगा कि यार यहाँ तो सब दिया ही है, मोल फ्रैक्शन तो दिया ही है, तो पूछा क्या है ना। बट देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द वाटर, यानी कि यहाँ पे देखो नाइट्रोजन मोल फ्रैक्शन किसका पूछ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कह लो या सॉलिबिलिटी कह लो या मोल फ्रैक्शन कह लो, तो तुम्हें तुम्हें क्या बोल रहा है कि देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन किसने पूछा है, इन वाटर, है ना, यानी कि यहाँ गैस इन वाटर, यहाँ पे तुम्हें क्या लगाना है, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ के बारे में बोल रहा है, ठीक है। अब आगे देखो ये तुम्हें निकालना है, यानी कि तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 वाटर में कितना होगा वो तुम्हें निकालना है ना। अब आगे आगे पढ़ो, एज्यूमिंग दैट द टेम्परेचर तो कोई लेना देना नहीं है, बट ठीक है, टेम्परेचर इतना है 25 डिग्री है, टोटल प्रेशर 1 atm है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन के एयर में बात कर रहा है, समझ आ रहा है, क्योंकि हमें पता है एयर में नाइट्रोजन 78% होता है, तो ये देखो टोटल प्रेशर 1 atm हमें पता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता ही है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन 0.78 दिया हुआ है, यानी कि ये एयर में बात कर रहा है ना, ये XN2 जो दिया है ये एयर में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम डॉल्टन्स लॉ लगा के देखो, डॉल्टन्स लॉ लगाते हैं पहले, N2 इन एयर, ठीक है, N2 इन एयर, पहले हम डॉल्टन्स लॉ लगाएंगे, तो देखो क्या होता है, प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू पी टोटल, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन इन एयर, है ना, तो मोल फ्रैक्शन इन एयर तो हमें पता ही है ना, 0.78 दिया है, टोटल प्रेशर भी हमें पता है 1 atm, तो यहाँ से हमें प्रेशर ऑफ N2 आ गया 0.78 इंटू 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg होता है ना, क्यों ले रहे हैं mm ऑफ Hg एटीएम में नहीं, क्योंकि kh जो है वो mm ऑफ Hg में दिया है इसलिए, ठीक है।
तो ये हो गया तुम्हारा प्रेशर ऑफ N2 हमने निकाल लिया। ठीक है, कैसे निकाला हमने? डॉल्टन्स लॉ को लगा करके। ये N2 इन एयर में बात हो गई, ये डॉल्टन्स लॉ लग गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम ये प्रेशर ऑफ N2 जो है, अब हम इसको पानी में ले आते हैं। ठीक है, अब हम इस N2 को वाटर में लाते हैं, N2 इन वाटर। अब देखो, हमें पता है कि KH इज इक्वल टू क्या होता है। देखो, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू KH, यानी सॉल्युबिलिटी वही। तो देखो KH को, KH इज इक्वल टू क्या होगा? KH इज इक्वल टू क्या दिया है तुम्हारा, देखो कौन तुम्हें। हाँ ठीक है, देखो पहले KH देखो दे दिया, KH कितना दिया है पहले ये देखते हैं। KH इज इक्वल टू कितना दिया तुम्हें? 8.42 इंटू में 10⁻⁷ मोलर पर mm ऑफ Hg, ये दिया हुआ है ना। रुको एक सेकेंड, इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये KH हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, ये KH हमें दिया है। अब देखो KH का फॉर्मूला क्या होता है? KH इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन में प्रेशर ऑफ N2, यही तो होता था, यही होता था यहाँ से कि प्रेशर ऑफ N2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता था, तो ये हटता था तो KH आता था, है ना। तो KH इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन में प्रेशर ऑफ N2, ये यहाँ से हमें पता चल रहा है। देखो यहाँ से हमें पता चल रहा है, मोलरिटी दिया है ना, मोलरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और प्रेशर ऑफ mmHg, mmHg तो प्रेशर की यूनिट होती है ना, तो प्रेशर ऑफ N2। ठीक है, अब देखो केएच तो तुम्हें दिया हुआ है, केएच तुम्हें दिया हुआ है, कितना दिया? 8.42 इंटू में 10⁻⁷ दिया है, अपॉन में तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन ही निकालना है, और प्रेशर तो तुमने निकाल लिया है 0.78 इंटू 760। तो यहाँ से अब तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 पता चल जाएगा, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 तुम्हें पता चल जाएगा वाटर में कितना होगा, कितना होगा देख लो। 8.42 इंटू 10⁻⁷ इंटू 0.78 इंटू में 760, ये हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 4.99 इंटू 10⁻⁴ समथिंग ये आएगा। ठीक है, 4.9, हाँ। तो ये है, देखो क्वेश्चन सोल्यूशन निकालना मेरा मतलब नहीं था, मुझे बस ये समझाना था कि इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने पहले तो हमने नाइट्रोजन इन एयर में बात करी, मतलब पहले हमने डॉल्टन्स लॉ लगा करके हमने प्रेशर निकाला, उसके बाद अब हम उस प्रेशर को ले आए, उस नाइट्रोजन को अब नाइट्रोजन अब वाटर में लेकर आए, फिर अब नाइट्रोजन इन वाटर, यानी कि हमने अब हेनरीज लॉ लगाया, है ना। हेनरीज लॉ हमने लगा करके तब हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन वाटर में निकाला। ठीक है, यानी अगर हमें ये दोनों लॉ अच्छे से पता है तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, फिर अब अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक इतना पढ़ो। ओके बाय।